अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। इस सेशन में आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास 2 में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण आप लोग का टॉपिक है शिक्षार्थियों के प्रति अभिवृत्ति का। तो यहाँ संबंधित आप लोग के प्रश्न आना तय है, तो इस प्रश्नों को आप लोग जरूर देखिएगा। इस सेशन में हम लोग लगभग 25 प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि आपको पता है सेक्शन ए में आप 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 25 प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, साफ तौर पे देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है दिया है कि यदि कोई छात्र आपसे कोई पुस्तक मांगता है तो आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है साफ साफ मना कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी, कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी, किसी भी छात्र को आवश्यकता पड़ने पर दे देंगे, या फिर कुछ विशेष छात्रों को ही देंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है, यानी एज ए टीचर आपसे कोई क्लास का आपका बच्चा जो है वो आपसे कुछ पुस्तकें जो है वो आपसे मांग रहा है, तो आप क्या करेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर कोई छात्र जो है वह आर्थिक स्थिति उसकी सही नहीं है और वह आपसे पुस्तक मांग रहा है, उसका आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता पर आप उससे पुस्तक दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है कि कक्षा में किसी हास्य प्रसंग पर यदि छात्र भी खुलकर हंस लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यानी कि अगर क्लास में आप कोई बात बोल रहे हैं या कोई भी चीज़ बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई छात्र जो है वह खुलकर हंस दे रहा है, ठीक है, और जैसे वह हंसा तो आप वहाँ पे आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। एज ए टीचर आप उसे अनदेखा करेंगे और अध्ययन कार्य जारी रखेंगे, या फिर जो लड़का या फिर बच्ची या फिर लड़का कोई भी जो है स्टूडेंट वह हंस रहा तो उसे आप अनुशासनहीन मानेंगे, क्योंकि यह बहुत तेजी से हंसा है इसलिए इसका अनुशासन सही नहीं है, और उसका अनुशासनहीन मान करके उसने जो हंसा हुआ है उसे हंसने की भर्त्सना करेंगे, या फिर हंसोड़ छात्रों को सजा देंगे, यानी जो बहुत तेजी से हंसा उसको आप डंडा उठाकर ले धड़ाधड़ मारना शुरू कर देंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कक्षा छोड़कर प्रधानाचार्य से उनकी शिकायत करेंगे, या फिर एक छोटे से बच्चे की तरह आप एज ए टीचर जाएंगे प्रिंसिपल के पास कि देखिए सर ये बच्चा क्लास में इतने जोर से हंस रहा है, क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, आपके पास ज्ञान है तभी आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और एक मैच्योर व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे, क्योंकि अनदेखा करके ही अध्ययन कार्य करेंगे। क्योंकि हर एक वक्त हम प्रत्येक छात्र को ना हम लोग यहाँ पर पीट सकते हैं, ना ही उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई कंप्लेंट किसी से कर सकते हैं, उसको समझाना ही हमारा परम कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर ए को सही करिएगा। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि छात्रों की शरारतें बाल अपराध नहीं होती हैं। यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं वह क्या होते हैं कि उनकी जो शरारती करते हैं, जो नौटीपन वो करते हैं, क्या वो अपराध होती है कि नहीं होती है। यह छात्रों का स्वभाव होता है, यह कानून की अवज्ञा नहीं है, यह अपराध भावना से प्रेरित नहीं है, या फिर यह छात्रों का अनुकरण कला होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यह छात्रों का स्वभाव होता है। अगर छात्र ही शरारत नहीं करेंगे तो क्या टीचर या प्रिंसिपल जाकर के मैदान में वहाँ पर शरारत करेंगे? नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट का यह हक होता है, जन्मसिद्ध अधिकार उनका है कि वह शरारत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है यहाँ पर कि छात्रों को चोरी करने की जो आदत है उसे दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। उन्हें सजा देंगे, प्रताड़ित करेंगे, उदाहरण देंगे, या फिर उन्हें पुरस्कार देंगे। प्रश्न नंबर 4 का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग दीजिए, क्योंकि ये आपका व्यक्तित्व को निखारने का प्रश्न वाला है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 को उन्हें क्या करना है कि छात्रों को चोरी करने की आदत को दूर करने के लिए आप उन्हें सजा देंगे, प्रताड़ित करेंगे, उदाहरण देंगे, या फिर उन्हें पुरस्कार देंगे। पुरस्कार तो उन्हें देंगे नहीं, अगर पुरस्कार देंगे तो वो और उनका मन बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, उन्हें सजा देंगे, ठीक है। तो उन्हें सजा देंगे तो ये हो सकता है कि आपकी सजा की वजह से और भी वो क्या हो जाए, कह सकते हैं कि और उपद्रवी हो जाए। प्रताड़ित करेंगे, प्रताड़ित करने का मतलब वही होता है कि उन्हें प्रत्येक जब भी क्लास में आप आएंगे तो उन्हें कहेंगे कि तुम तो चोर हो, तुम तो चोर हो। तो उसकी सजा को दूर करने के लिए उन्हें उदाहरण देंगे कि देखो वह फलाना व्यक्ति जो है ये कार्य कर रहा था, वो चोरी कर रहा था, तो वह ये नहीं हुआ। या देखो वह अमरजीत लड़का जो था वह मेहनत किया, अपने मेहनत के बल पर IAS बना है, तो तुम भी पढ़ाई करो, IAS बनो, कहाँ ये चोरी चकारी में लगे हुए है ना। तो इस प्रकार से आप लोग उसको मोटिवेट करिए, उदाहरण देकर के उसके जो चोरी की आदत है उसको दूर करने की चेष्टा करिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल सा प्रश्न है कि छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए आप क्या कहेंगे। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जो छात्र होते हैं वो पढ़ाई लिखाई करने के बजाय खेल कूद में अपना समय बहुत ज़्यादा व्यतीत करते हैं, या फिर आजकल आप लोग मॉडर्न समय में देख रहे होंगे कि क्लास 6-8 में जाते ही बच्चे क्या करने लगते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल खेलने लगते हैं, लवेरिया उनको होने लगता है, तो वो अपना समय उसमें व्यतीत करने लगते हैं। तो उस समय को सदुपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे एज ए टीचर, एज ए मॉडर्न समय में आप क्या करेंगे।
समय के महत्व पर भाषण देंगे, या फिर समय के महत्व पर लेख लिखवाएंगे, या फिर स्वयं समय का प्रयोग करके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, या फिर समय के महत्व पर गोष्ठी का आयोजन करेंगे। देखिए, अगर आप समय के महत्व पर भाषण देंगे तो उन्हें लगेगा ये तो बस लेक्चर देते रहते हैं, इनकी बात को, आपकी बात को एक तरफ से सुनेंगे, कहां से दूसरे कहां से निकाल देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ पे कट हो जाता है। बी है कि समय के महत्व पर लेख लिखवाएंगे। लेख लिखवाएंगे मतलब कि आप एक कोई पेज पे लिखवाएंगे निबंध की तरह, वो लोग लिख करके छोड़ देंगे, उसका आपको कोई भी उनका असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर होगा कि समय के महत्व पर गोष्ठी का आयोजन करेंगे, ताकि उन्हें और भी एग्जाम्पल के थ्रू जो अन्य लोग आए रहेंगे उनके थ्रू उनको समय का सदुपयोग करने का नॉलेज मिल सके। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है, एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती है। क्यों नहीं होती भाई, एक समान क्यों नहीं होती है? सभी योग्यता अलग अलग होती है। अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, वे लगन से नहीं पढ़ते हैं, उनमें श्रम और एकाग्रता का अभाव होता है। जैसे हमारे हाथ में क्या है कि 5 अंगुलियां हैं, ठीक है, 5 अंगुलियां हैं यहाँ पे। तो ये आप लोग यहाँ पे देखिए कि सभी अंगुलियां, कोई अंगुली बड़ी है, कोई अंगुली छोटी है, लेकिन है तो हमारे हाथ की अंगुलियां ही है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो एक ही कक्षा है, मान लेते हैं हमारे हाथ की उंगलियां हैं, तो एक ही क्लास के सभी बच्चे जो है उंगलियों के समान है। तो किसी का योग्यता जो होगी वह बड़ी होगी, किसी की योग्यता छोटी होगी, लेकिन सभी का अपना अपना महत्व है। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर सभी की जो योग्यता होगी वह अलग अलग होती है, इसीलिए यहाँ पे जो उपलब्धि होती है वह भी समान नहीं होती है। प्रश्न नंबर 7 आपका सामने दिया हुआ है कि मेरी राय में छात्रों को अनुशासित रखने का महत्वपूर्ण ढंग क्या है, यानी उन्हें डिसिप्लिन में कैसे आप रख सकते हैं एज ए टीचर। ये आपसे प्रश्न है। यहाँ पर आप खुद एक स्टूडेंट इस समय हैं, और एज ए स्टूडेंट आप लोग क्या क्या यहाँ पे नटखटपन करते हैं, क्या अनुशासनहीन करते हैं, वो तो आपको पता है होगा। तो आपके टीचर किस प्रकार से उस महत्वपूर्ण किरदार अदा करते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर देने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये दिया है, दंडित करेंगे, नोट्स लिखवाएंगे, अत्यधिक स्नेह देंगे, या फिर विषय वस्तु का अच्छा शिक्षण प्रदान करेंगे। तो देखिए, जब भी आप अनुशासन में किसी को रखना चाहते हैं तो दंडित करके कभी नहीं रख सकते हैं। जितना दंडित करेंगे उसे उतना ही ज्यादा वह उपद्रवी होगा, वो उतना ही ज्यादा अनुशासनहीन होगा, है ना। इसके अलावा नोट्स लिखवाएंगे तो उससे कोई उसका असर नहीं पड़ेगा उसका अनुशासन पे। अत्यधिक स्नेह देंगे तो कहा जाता है कि अत्यधिक प्यार से भी बच्चे क्या होते हैं, बिगड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्यार नहीं देंगे, बल्कि आपका ऑप्शन नंबर डी से होगा कि विषय वस्तु का अच्छा शिक्षण हम प्रदान करेंगे, ताकि वह अनुशासन में रहे, अपनी पढ़ाई पर फोकस भी कर सकें। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 8 को, प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी बीमारी के कारण 15 दिन तक कक्षा में अनुपस्थित रहता है। यानी कि कोई मान लेते हैं कि अमरजीत नाम का एक लड़का है और वह बीमार हो चुका है, ठीक है, उसको मान लेते हैं कि कोई बीमारी हो गई है, फीवर हो गया है और वह एब्सेंट चल रहा है। उसके वापस आने पर आप विद्यार्थियों से क्या कहते हैं कि वह विश्राम काल में कक्षा में रुके और कार्य पूर्ण करें। यानी कि एज ए टीचर आप मान लेते हैं कि हम आपके स्टूडेंट हैं और आप टीचर हैं, तो आप हमसे क्या बोलेंगे कि जाइए और विश्राम काल में कक्षा में रुकिएगा और कार्य पूर्ण करिएगा, या फिर आप बोलेंगे कि अपने सहपाठियों से सहायता लेकर के अपना कार्य पूरा करिएगा, या फिर आप बोलेंगे कि अपने आप अपना पूर्ण कार्य जो है पूर्ण करें, यानी कि मैं अपने आप से जितना भी पढ़ाया गया हूं सबको कंप्लीट करूं, या फिर वह आपसे अतिरिक्त सहायता करने के लिए आपके खाली पीरियड में आपसे संपर्क स्थापित करेगा। यानी कि आप बोलेंगे कि चलो बेटा अमरजीत क्या करना, एक काम करो, जब भी मेरी कोई पीरियड फ्री होगी उसमें आकर के तुम मुझसे बात कर लेना, जहां भी कंफ्यूजन तुम्हें लगेगा, जहां भी डाउट होगा, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप उस विद्यार्थी की सहायता कर सकें, क्योंकि वह एब्सेंट था और वह बीमारी से ग्रसित भी था। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे दिया हुआ है कि एक व्यायाम अध्यापक के रूप में निष्पादन को उन्नत करने के लिए आप क्या करेंगे। जैसे कि आप लोग हम समझ सकते हैं कि खेल कूद के टीचर आप लोग के विद्यालय में रहे होंगे या फिर पीटी के टीचर रहे होंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं आप लोग को टोकते होंगे, तो वह क्या आप लोग का यहाँ पे कार्य है ये आपको समझना है। ठीक है, मान लेते हैं कि आप किसी स्कूल में गए और व्यायाम टीचर के रूप में आपका वहाँ पे सिलेक्शन होता है, तो एक विद्यार्थी द्वारा की गई प्रत्येक त्रुटि को अंकित करेंगे, यानी कि जो भी गलती यहाँ पे स्टूडेंट कर रहे हैं उनको उस ओर आप इंडिकेट करेंगे कि हाँ बेटा ये तुम अपना गलती कर रहे हो, या फिर केवल आरंभ में त्रुटियों को इंगित करेंगे, या फिर केवल जब शुरुआती स्तर में आएंगे बच्चे कि हाँ सर ये दिक्कत है, ये बताकर आप लोग अपना जो कह सकते हैं जॉब है, अपना काम जो है उसे पल्ला झाड़ लेंगे, या फिर कुछ नहीं कहेंगे, या फिर केवल उन त्रुटियों को इंगित करेंगे, उन्हें विद्यार्थी उस समय सही करने में समर्थ होंगे। तो 9th का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्यार्थी द्वारा की गई प्रत्येक त्रुटि को आप इंगित करेंगे, चाहे वो नया हो, पुराना हो, या फिर वह परफेक्ट ही क्यों ना हो। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे दिया हुआ है,
निम्न में से किस प्रकार के छात्रों को पढ़ाना चाहिए? जो मंद बुद्धि के हों, जो प्रतिभाशाली हों, जो सामान्य बुद्धि के हों, या फिर सभी प्रकार के छात्रों को? तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? डी सही होगा। जो मंद बुद्धि होंगे तो उनको पढ़ाना आपका आवश्यक है, जो प्रतिभाशाली होंगे उनको भी पढ़ाना है, जो सामान्य बुद्धि को उनको भी पढ़ाना है। यानी कि सभी प्रकार का आप उसमें कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि यह तो पागल लड़का है, ये नहीं समझ सकता है, यह तो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, ये तो मुझसे भी तेज है, मैं इसको क्या समझा पाऊंगा। ऐसा कुछ भी विचार आपके मन में नहीं आना है एज ए टीचर, क्योंकि आप जा रहे हैं पेपर देना बेटा, वह एज ए टीचर बन के जा रहे हैं, न कि एक स्टूडेंट बन के। तो हमेशा सोचिएगा, मेरा एक ही सिद्धांत रहा है कि जब भी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का पढ़ाता हूं या फिर उसमें पेपर देता हूं, चाहे वो सीटेट का हो, टेट का हो, तो उसमें मैं हमेशा ये समझता हूं कि मैं ही टीचर हूं और मैं ही बच्चों को पढ़ाता हूं, और जो प्रश्न आएगा उसको मैं एज ए टीचर सॉल्व करूंगा। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है यहाँ पे कि कक्षा में जब कोई विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तब आप उसे क्या करेंगे? उसको दंडित करेंगे, उसे बैठा देंगे, दूसरे छात्र से उत्तर देने के लिए कहेंगे और फिर उसकी निंदा करेंगे। तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? तो सबसे सटीक और सबसे वाजिब जो आपका आंसर होना चाहिए वह यह होना चाहिए कि दूसरे छात्र से उत्तर देने के लिए आप कहेंगे, ताकि उसे भी यह मालूम चल सके कि यह जो बच्चा आपके सामने यानी जो उसका सहपाठी है जो उत्तर बता रहा है वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम यहाँ पे सही करेंगे। देखिए, जहां भी समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछिएगा, कमेंट करिएगा कि सर ये जो प्रश्न आपने बताया है ये मुझे समझ में नहीं आया, या फिर आप ये बता सकते हैं कि इस प्रश्न में मैं आपसे असहमत हूं, क्योंकि आप भी टीचिंग का पढ़ाई कर रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि मैं पूरी तरह से आपका कह सकता हूं परफेक्ट हूंगा। अगर आपको कहीं गलती लगेगी तो तुरंत कमेंट करिएगा कि सर आप यहाँ पे गलत हैं, मैं आपको सुधार करवा रहा हूं। तो मैं बिल्कुल सर झुका करके आप लोग का जो आंसर रहेगा उस पर जरूर चर्चा करूंगा। तो प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। दिया हुआ है, एक पाठ पढ़ाते समय आप अपने विद्यार्थियों को से किस प्रकार के व्यवहार की आशा करेंगे? यानी एक लेसन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई लेसन का नाम है कि इलाहाबाद की सड़क पे पत्थर तोड़ती एक स्त्री को देखा, ठीक है, तो ये आप लेसन पढ़ा रहे हैं और उस प्रकार के व्यवहार, किस प्रकार का व्यवहार आप वहां पे आशा करेंगे अपने विद्यार्थियों से, कि वह खामोशी से सुनने वाले विद्यार्थी हों, या फिर सक्रिय भाग लेने वाले हों, या फिर निष्क्रिय देखने वाले हों, या फिर वाचिक हस्तक्षेप करने वाले हों। तो प्रश्न नंबर 12 का सबसे सटीक आंसर होगा कि सक्रिय भाग लेने वाले हो, यानी एक्टिव स्टूडेंट हो, कि जो आप यहाँ पे लेसन पढ़ा रहे उसमें लगातार आप स्टूडेंट और टीचर में लगातार उन दोनों में कम्युनिकेशन चलता रहे, ताकि आपको भी अच्छा लगे और स्टूडेंट को भी अच्छा लगे। दोनों जो भी पढ़ाते हैं तो दोनों में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पे बोरिंग चीजें होने लगी, जब स्टूडेंट बोर होने लगते हैं आपके पढ़ाने के तरीके से, तो समझ लीजिए कि आपकी टीचिंग स्टाइल को बदलने का वक्त आ चुका है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने दिया हुआ और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हो सकता है कि यह चीजें आपके साथ घटित भी हुई हो, कि यदि आप किसी क्लास में होंगे और आपके टीचर ने आपसे एक प्रश्न पूछा और आप उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, तो आपके टीचर ने क्या किया होगा, आप खुद से विचार करके सोच भी सकते हैं। यानी आपके टीचर ने बोला होगा अन्य विद्यार्थी से उत्तर देने को कहेंगे, एक अधिक सरल प्रश्न पूछेंगे या उसको सजा देंगे या उपरोक्त सभी। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और आपसे आपके टीचर ने कोई सवाल पूछा और आप उसका आंसर नहीं दे पाए, तो आपके टीचर ने क्या आपसे बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा था? नहीं पूछा। या फिर कोई टीचर आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है तभी वो आपसे पूछ सकता है कि हाँ बेटा बताओ ये प्रश्न क्या होगा। या फिर जैसे कि बोल देते हैं कि जैसे एक प्रश्न है कि आपके टीचर ने बोला कि महात्मा गांधी जो हैं वह साउथ अफ्रीका जिस जहाज से आ रहे हैं तो उस जहाज का नाम बताइए। लेकिन वह प्रश्न जो है थोड़ा सा आपका जटिल है। यहीं पे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला जो आंदोलन है वह कहाँ चलाया था, तो ये प्रश्न इजी तो आप बता सकते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछा गया होगा कि नहीं पूछा गया होगा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपका तरीका गलत है अध्यापक के द्वारा। यहाँ पे सबसे सटीक आंसर होगा कि अन्य विद्यार्थी से उत्तर देने को वह अध्यापक कहेगा, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 15 आपके स्क्रीन सामने दिया है कि विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाने में शिक्षकों को मुख्य रूप से क्या प्रदर्शित करना चाहिए। यानी कि एज ए टीचर आप अपने आप को मानिए और समझिए कि कोई विद्यार्थी आपके सामने समस्या लेकर आया है, तो एज ए टीचर आप मुख्य रूप से क्या प्रदर्शित करना चाहिए आपको? ज्ञान, दिलचस्पी, कौशल या फिर दक्षता। तो प्रश्न नंबर 15 का सबसे सटीक आंसर होगा आपका कि दिलचस्पी।
यानी कि जब कोई स्टूडेंट आपसे आता है कि सर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, या फिर आप जैसे कोई स्टूडेंट आया और बोला, जैसे सोनुआ की तरह कोई आया, बिहार का एक सोनुआ है, आप लोग सुने होंगे, वो आया और आपसे बोला कि सर जी हमारे बाबू जो हैं वो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और हमको तो समझ नहीं आता है कि हमारा पढ़ाई कैसे करें। तब वहाँ पे आपको एक्टिव होकर के उसकी बातों को सुनना चाहिए। उसको सोनुआ को ऐसा लगना चाहिए कि आप जो हमारे टीचर है ना वो मेरी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं, यानी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तभी वह आपका जो स्टूडेंट है यानी कि जो सोनुआ है वो आपकी बातों को समझेगा, ताकि आप भी उसकी बातों को समझें, दिलचस्पी लें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। इससे क्या होता है, जब दिलचस्पी लेंगे आप अपने स्टूडेंट की बातों को, अपने स्टूडेंट के प्रॉब्लम को, तो वह खुल करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाएगा आपसे। प्रश्न नंबर 16 यहाँ पे दिया हुआ है कि कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे। प्रधानाध्यापक को सूचना देकर, अभिभावकों को सूचना देकर, अधिक समय देकर, या फिर अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से। तो प्रश्न नंबर 16 का सबसे सटीक आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक समय देकर। अर्थात जैसे कोई मान लेते हैं कि आपके स्कूल में या फिर आपकी क्लास में आप मैथ के टीचर हैं और आपके स्टूडेंट जो हैं, कोई स्टूडेंट है, मान लेते हैं निरहुआ नाम का एक स्टूडेंट है, और निरहुआ जो है वो बहुत ही पढ़ने में कमजोर है। तो पढ़ने में जब कमजोर हुआ तो उसको आप अलग से समय दीजिएगा, ताकि वह भी आप जो अन्य बच्चे हैं उन तक उनके स्तर का वह आपका स्टूडेंट बन सके। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम सही करेंगे, क्योंकि अधिक समय देने पर क्या होगा, कभी कभी कोई कंफ्यूजन होता है तो बच्चा क्लास में उतनी चीजें नहीं पूछ पाता है जितना कि वो अकेले में या फिर आपसे अलग समय लेकर के पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 17 यहां पर दिया हुआ है कि पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं आप किसी क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, ठीक है 10th क्लास में हैं और आप पढ़ा रहे हैं और आपके क्लास में क्या हो रहा है, अचानक से शोर होने लगा, तो आप क्या करेंगे, किस प्रकार का आदेश देंगे। ऊंचे स्वर में बोलकर बोलेंगे, ए शांत हो जाओ सभी लोग, कोई भी हल्ला किया तो तुम्हारी टंगड़ी पंगड़ी को एक कर देंगे, है ना, इस प्रकार से बोलेंगे। या फिर जोर से उस मेज, जिस मेज पर आप पढ़ा रहेंगे, जहां पे किताब रखे होंगे, कॉपी रखे होंगे, उसको जोर से पटकेंगे, और जोर से जब पटकेंगे तो सारा जो क्लास होगा एकाएक आपके सामने दिखने लगेगा कि अरे सर क्या हो गया, क्या कर दिए सर। या फिर धीमी स्वर में बोलेंगे, बेटा शांत हो जाओ, इससे प्रकार बोलेंगे। या फिर चेतावनी देकर बोलेंगे कि शांत हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे कंप्लेंट जो होगा प्रिंसिपल से कर दूंगा। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे, क्योंकि मेज पे पटकना कोई अच्छी चीज नहीं है, एक टीचर के लिए यह शोभा नहीं देता है। या फिर धीमी स्वर में बोलेंगे तो जो स्टूडेंट हल्ला कर रहे होंगे वो आपकी बात को सुनेंगे ही नहीं, नजरअंदाज भी कर देंगे, और सुनेंगे भी तो नजरअंदाज कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे सही करेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे दिया हुआ है कि छात्रों को गृह कार्य किसे देखना चाहिए, अभिभावक को, अध्यापक को, माता को, या फिर प्राचार्य को। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जो आपको होमवर्क देते हैं आप अपने स्टूडेंट को, तो अभिभावक चेक करेंगे। अभिभावक यानी माता पिता भी उसी में आ जाते हैं। तो अभिभावक या माता पिता बोलेंगे टीचर को कि हम आपको यहाँ पर जो आप यहाँ पे अपना खर्च चलाते हैं अपने घर का, वो हमारे बच्चों को पढ़ाने के, जब पढ़ाते हैं तभी हम आपको सैलरी देते हैं, पैसा देते हैं, फीस देते हैं ना। तो फीस हम किस लिए देते हैं, हम अपना कॉपी चेक करें, हम बच्चों का होमवर्क चेक करें, इसलिए हम आपको फीस देते हैं। वो तो अपना पल्ला झाड़ लेंगे। तो वहां पे कर्तव्य किसका पड़ता है, वो अध्यापक का, न कि प्राचार्य का। प्राचार्य बोलेगा कि मैं तुम्हें सैलरी देता हूं, किस लिए देता हूं, केवल आकर पढ़ाने के लिए नहीं ना करता हूं। तो इस प्रकार से सभी लोग बोलेंगे कि इसमें आपका सबसे मेन मुद्दा होगा वह टीचर होगा। तो सैलरी आपका कौन दे रहा है, प्राचार्य दे रहा है या प्रिंसिपल दे रहा है। और प्रिंसिपल को सैलरी कहां से मिल रही है, पैसे कहां से मिल रहे हैं, अभिभावक से। तो अभिभावक और प्रिंसिपल दोनों किस पर हावी होंगे, अध्यापक पर हावी होंगे, लाजमी सी बात है ना। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे सही करेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 दिया हुआ है कि कक्षा में पूछे गए प्रश्न का उत्तर कोई न दिया तो आप क्या करेंगे। दूसरे छात्र से पूछेंगे, उससे प्रश्न पूछेंगे, उसे सजा देंगे या फिर उसे बिठा देंगे। देखिए, जब भी आपके क्लास में कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो सिंपल सा आप क्या कार्य कर सकते हैं कि वहां पर उससे और प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कोई बच्चा आपका प्रश्न उत्तर नहीं दे पा रहा तो दूसरा प्रश्न उससे इजी पूछिए, वो आपसे आंसर दे सकता है। लेकिन ये आपका तरीका जो होता है वह गलत होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि दूसरे छात्र से जब आप पूछेंगे तो उससे क्या होगा कि उसको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ये छात्र जो बता रहा है तो हम भी इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम बी को न करके ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे कि दूसरे छात्र से हम पूछेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। दिया कि कक्षा में पढ़ाते समय छात्रों से कैसा व्यवहार की आशा आप रखते हैं, खामोश रहकर सुनने वाला, मूर्तिवत होकर देखने वाला, या फिर पढ़ाई में सक्रिय भाग लेने वाले, या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो आपका
क्या होगा? सी सही होगा कि पढ़ाई में सक्रिय भाग लेने वाले को आप अपनी कक्षा में चाहेंगे कि आपका जो क्लास है वह बिल्कुल एक्टिव रहे, डीएक्टिवेट ना रहे कि हमेशा कोई ना कोई वो एक्टिविटी होना चाहिए आपकी क्लास में, ताकि क्लास जो है वो लगे कि हाँ, ये क्लास सक्रिय है, निष्क्रिय अवस्था में नहीं है। इसके साथ ही आपको बताना चाहें कि हमारे द्वारा आप लोग के वीएचयू बीएड के लिए मॉक टेस्ट शुरू किया गया है। तो जो भी मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपका व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग व्हाट्सएप करिएगा, आपको मॉक टेस्ट के बारे में पूरी डिटेल दे दी जाएगी। उम्मीद करते हैं आज आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे जरूर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके भविष्य के लिए कि आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, और एनटीए के द्वारा कनेक्ट कराया जा रहे अपने जो सीयूटी बीएड का इंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वह बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ आप लोग इसको पार करिए, इस बेड़ा को।